देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। आज हमने सोचा कि कुछ बात की जाए कराची की भी और बड़े शहरों की भी बात की जाए, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है और हम अक्सर ये देखते हैं कि जब रमज़ान आते हैं या कोई और होली इवेंट्स आते हैं और उसमें कराची जैसे शहर और भी मेट्रोपॉलिटन शहर जो हैं वहाँ स्ट्रीट क्राइम्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। और रिसेंटली आप देख रहे होंगे 2-4 दिनों से आपको कंटिन्यूसली ये केसेस सामने आ रहे होंगे कि डकैती की मजम्मत पर जो है वो डकैत मार के चले जाते हैं। अब कराची का हाल ये है कि कराची 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी का एक जो सिटी है और यहाँ के जो शहरी हैं वो डाकुओं के रहमो करम पर है। कभी नहीं पता होता कहाँ से दिन में रात में आ जाते हैं, जिसे चाहते हैं जब चाहते हैं मार के चले जाते हैं, उनसे मोबाइल फ़ोन और उनकी नकदी छीन के चले जाते हैं। ये भी दरेग नहीं करते कि जवान, मतलब बहुत सारे केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें बहुत नौजवान लड़के स्टूडेंट्स हैं। और इस तरह अगर दूसरा रुख डाकुओं का देखा जाए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको जो एज ग्रुप मिलेगा वो बहुत यंगस्टर्स का मिलेगा। तो इसलिए सोचा हमने इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया जाए। मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि कराची में 2 माह में 20 दिनों में रहज़नी की 20,300 से ज़्यादा वारदातें हुई। स्ट्रीट क्राइम की यौमिया शरह 256 से तजावुज़ कर गई है। ये बिल्कुल इस महीने की बात है। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, 2022 में स्ट्रीट क्राइम की शरह 235 थी और 2023 में बढ़ के 238 तक पहुंच गई। 2024 के दौरान अब तक 42 शहरी डाकुओं के हाथों कत्ल हो चुके हैं। गुज़िश्ता बरसों की निस्बत अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी के वाक़यात में भी इजाफा हुआ है। जनवरी 2024 में स्ट्रीट क्राइम की 7,806 वारदातें हुई हैं। फरवरी 2024 में मजमूई तौर पर स्ट्रीट क्राइम की 7,300 वारदातें जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं। और ये वो वारदातें जिनकी FIR कटवाई जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जाते ही नहीं हैं और ना ही कोई शिकायत दर्ज करवाते हैं। मार्च के 20 दिनों में 5,197 वारदातें हो चुकी हैं और मार्च के 20 दिनों में डाकुओं ने 1,530 शहरियों के मोबाइल फ़ोन से उनको महरूम कर दिया है। तो ये चंद फैक्ट्स एंड फिगर्स थे। मैं आपको बताना ये चाह रही थी कि जो हमारी सोसाइटी में इस वक्त चल रहा है उस पर जो है गुफ्तगू की जाए और हम इस बारे में जानने की कोशिश करें कि स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं वो इतने ज़्यादा क्यों बढ़ते जा रहे हैं। मेहमानों का मैं आपसे जो है वो तारुफ़ करवाती चलूँ। मेरे साथ आज मौजूद है अहमद चिनाई, साबिक चीफ CPLC, और मेरे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर नाज़मा सईद, माहिर जुर्मियात। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी अहमद चिनाई साहब से। अहमद साहब, आपने देखा होगा कि मैंने अभी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो बताए और हमने देखा कि एक महीने में 7,000 साढ़े 7,000 की जो है वो वारदातें हो रही हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं कर गई? जी, बिल्कुल आपने जो आज का मौजू चुना है वो बहुत ही इसे कह सकते हैं कि वो न रुकने का नाम लेता है न थमने का नाम लेता है। और मैं समझता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो पुलिस की नाकाफ़ी पेट्रोलिंग, और दूसरा सबसे बड़ी वजह ये है कि जब हम पुलिसिंग की बात करते हैं शहर में और शहर को डिजिटलाइज करने की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें हो नहीं पाती। हम अर्सा 10 साल से सुन रहे हैं कि जी कराची शहर को डिजिटलाइज किया जा रहा है, यहाँ पे पुलिसिंग हुई है, यहाँ पे जो है वो पुलिसिंग का नया निज़ाम आएगा, लेकिन वही पुराना निज़ाम है। तो मुझे ये बताएं कि शहर की 7-8 हज़ार की पुलिस फोर्स जो एक वक्त में शहर को मैनेज कर रही होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो शहर के 4,500 स्क्वायर किलोमीटर जायद का एरिया, 2.5 करोड़ के करीब की आबादी कैसे मैनेज करेंगे ये 7-8 हज़ार लोग, मेरी नहीं समझ आती। जब तक हम जदीद पुलिसिंग का निज़ाम ना लाएं, कोई डिजिटलाइज पुलिसिंग का निज़ाम ना लाएं, तो पुलिसिंग जो है वो बेहतर तरीके से ना करें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी बात में ऐड करना चाहूँगी कि हमारी बात हो रही थी एक SHO साहब से और उन्होंने बताया कि उनके हुदूद में तकरीबन जो रिहायशी लोग हैं वो 20,000 के करीब हैं और इनके पास जो एहलकार हैं वो 150 एहलकार हैं। तो अब आप ये बताएंगे 20 लाख की आबादी को कंट्रोल करने के लिए, फिर पुलिस पेट्रोलिंग करने के लिए 150 एहलकार तो बड़े नाकाफ़ी हैं। तो किस तरीके से हमारा कराची का सिस्टम चल रहा है अब तक, तो इसको देखते हुए तो लगता ही नहीं कि कभी भी ये जो है क्राइम काबू में आ सकता है। देखिए पूरी दुनिया के अंदर पुलिसिंग जो है वो इस तरह नहीं मैनेज होती
कि तादाद बढ़ाई जाए। वो इस तरह मैंने होती है कि जी टेक्नोलॉजी बढ़ाई जाए, और टेक्नोलॉजी जो बढ़ती है तो जो मुजरिमान हैं उनके पकड़े जाने का खौफ उन्हें होता है। जब उनको पकड़े जाने का खौफ होता है तो वो वारदातें जो है वो इस तरह बेधड़क नहीं कर सकते। हमारे पास जो जुल्म सितम है वो ये है कि ना इन वारदातों के असल मुजरिमान पकड़े जाते हैं, और ना यही जो है वो उनको आगे सज़ा होती है। तो जहाँ सज़ा और जज़ा का निज़ाम नहीं होगा वहाँ फिर जराइम के खात्मे के लिए हम कितनी भी कोशिशें कर लें वो बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित नहीं होंगी। जी ठीक है, मैं डॉक्टर नाइमा सईद की तरफ जाऊँगी। डॉक्टर नाइमा, मुझे ये बताइएगा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे और आप सुन भी रहे होंगे कि जो मेरे दूसरे गेस्ट हैं अहमद शनाई साहब ने, उन्होंने जो जिस तरह का एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी कि क्या सिर्फ स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं वो हमें बढ़ते हुए रमज़ानों में ही नज़र आ रहे हैं या होली इवेंट्स में नज़र आ रहे होते हैं, ईद वगैरह पर पूरे साल भी ये इवेंट्स स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे होते हैं? तो हमारे माशरे में या हमारे सिटीज़ में ख़ासतौर पे, खाली मैं कराची की बात नहीं करूँगी कि आज मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी कि पेशावर और लाहौर में भी स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, जबकि वहाँ सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है। तो क्या वजूहात हैं कि कराची से ये मर्ज नहीं जा रहा? देखिए मुनीबा, ये आपने इस सिलसिले का मेरे ख्याल में पहला प्रोग्राम नहीं किया, इससे पहले भी हम इसी मौजू पे इकट्ठे होते रहे। जी। और मैं अगर ये कहूँ कि ये मर्ज जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, ये जुर्म की कसम बढ़ती ही जा रही है। सद्देबाब क्यों नहीं हो रहा? सद्देबाब इसलिए नहीं हो रहा, तरजीहात का मसला है। क्या स्ट्रीट क्राइम किसी भी हुकूमत, किसी भी पॉलिसी मेकर, किसी भी इदारे यानी पुलिसिंग की क्या तरजीहात में शामिल है? ये वो जुर्म है कि जिसमें बहुत ही कम वक्त में आसानी के साथ जो है वो क्रिमिनल जो है वो जुर्म करके निकल जाता है। लेकिन क्या इसके सद्देबाब के लिए कोशिश की गई? कोई संजीदा कोशिश हमारे सामने आई? हमारे यहाँ पॉलिसी से तसलसल नहीं है। दरअसल मसला तरजीहात का है। क्या पुलिस डिपार्टमेंट की तरजीह है कि स्ट्रीट क्राइम खत्म करे? सबसे ज्यादा जो है अवाम इस जुर्म की कसम से जो है वो मुतासर होते हैं। और आपने अभी आदादो शुमार जो है वो शेयर किए, ये आदादो शुमार साल ब साल बल्कि हर महीने के साथ जो है वो उनमें इजाफा होता आ रहा है। रमजान मुबारक की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि रमजान मुबारक अल्लाह माफ करे कि ये एक तरह से सीजन आता है मुनाफाखोरों के लिए, चोरों के लिए, डकैतों के लिए एक सीजन की हैसियत रखता है कि इसमें पूरे मुल्क से जो है वो लोग कमाने के लिए जो है मुख्तलिफ जराए से कराची का रुख करते हैं, जिसमें स्ट्रीट क्रिमिनल्स भी सरे फहरिस्त होते हैं और कराची के रहने वाले उनका निशाना बनते हैं और बड़ी आसानी से वो एक पूरा सीजन कमा कर यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जो है गाये बगाए उनकी तशरीफ आवरी होती रहती है। मसला यह है कि सिर्फ पुलिस की तादाद बढ़ा देने से जो है वो जुर्म खत्म नहीं होगा, बल्कि इसके लिए नेक नियति बड़ी जरूरी है। पॉलिसीज में जो है वो तबातुर और तसलसल बड़ा जरूरी है। किसी पुलिस जैसे कह सकते हैं हेड की क्या तवज्जो इस पर है? आप देखें, आप मुख्तलिफ नाके लगाते हैं, मुख्तलिफ और चीजों की तरफ तवज्जो होती है। भाई टास्क फोर्स आप मावा गुटके के साथ साथ आप स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए भी लगाइए ना। आप जो है वो सद्देबाब कीजिए, उनको खुली छूट इस तरह तो नहीं होनी चाहिए। कराची में कितनी कीमती जाने हालिया दिनों में जो है स्ट्रीट क्रिमिनल्स का शिकार हो गई। ठीक है, बिल्कुल सही कह रही है मैम नाइमा। और मैं ये भी बताती चलूँ आपको कि यहाँ जब हम स्ट्रीट क्राइम की बात कर रहे हैं तो एक और अपडेट आज ये थी कि शाहीन फोर्स को दोबारा जो है फाइल कर दिया गया है, बल्कि उनके काफ़ी नौजवानों को 150 के करीब नौजवानों को दोबारा ट्रेनिंग के लिए भेजा गया ताकि उनकी तादाद में इजाफा हो सके। कराची की सड़कों की कुछ बात कर लेते हैं। उनकी कुल पैमाइश है 9500 किलोमीटर और एक साल के दौरान चोरी और झेना झपटी की जितनी भी वाक़यात हुए हैं वो तकरीबन 1 लाख के करीब हैं। और पुलिस एहलकार जो है वो हमारे पास 35,000 है, जिसमें से 7 से 8,000 वीवीआईपी ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं। तो हमें मिलते हैं, यानी कि जो सिविलियन को सर्व करने के लिए पुलिस मिलती है वो 25-26 के करीब है। अब 3 करोड़ आबादी का शहर, 25-26 पुलिस वाले, तो अब ये समझ लें कि 1,000 शहरियों के लिए एक पुलिस वाला है उनकी हिफाजत के लिए। तो ये तो कोई फार्मूला ही नहीं बैठता ना कि किस तरीके से आप जो है वो पुलिस को कहें कि जी आप कंट्रोल कर लें आप इन चीज़ों को। जी डॉक्टर नाइमा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी 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 बिल्कुल। बात ये पुलिस फोर्स की आपने बात की, आपने अदालत शुमार बताए कि वीआईपी ड्यूटीज पे जो है वो कितने पुलिस वाले जो हैं वो जो है वहाँ पे सर्व करते हुए आपको नजर आते हैं। बिल्कुल, कराची की रोज बरोज बढ़ती हुई आबादी, 3 करोड़ आबादी के शहर में एक मजाक है कि आप 26,000 पुलिस वाले जो हैं वो अवेलेबल हो
और किस तरह से वो सिक्योर करेंगे। और जबकि इसमें ऐसे पोलिटिसाइज जो है वो पुलिस पर्सोनल्स भी हैं कि जो बाकायदा इन वारदातों में उनका कहीं ना कहीं शमूलियत होती है, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों के ताउन के बगैर जो है कामयाब वारदातें नहीं हो सकती। मैं एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, ऐसे बहुत सारे वाकयात सामने आए हैं जहां पर जो है किसी न किसी तौर पर सहूलतकारी आपको सामने नजर आती है। तो जदीद खतूत की हम बात करते हैं, जदीद खतूत पे अगर आपको पुलिस डिपार्टमेंट को सवार करना है तो सबसे पहले आप स्ट्रीट क्रिमिनल्स को कंट्रोल कीजिए। बाकी आप जो है वो सीवियर क्राइम में आप कहाँ जो है वो करेंगे। अगर आप स्ट्रीट क्रिमिनल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल में आप किसी भी क्राइम के अगेंस्ट कोई भी आप पॉलिसी नहीं बना सकते, ना उसे आप कंट्रोल करने की पोजीशन में हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। इसलिए स्ट्रीट क्रिमिनल्स के अजाब से शहर को निजात दिलाने के लिए नेक नियति की भी जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। अहमद चिनाई साहब, आप क्या कहते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किस तरीके से सिंध पुलिस जो है वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इस चीज़ को मैनेज कर सकती है? अहमद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल से अहमद साहब से रब्ता मुनक़ता हो गया। डॉक्टर नाइमा, मुझे ये भी बताइएगा, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कौन से अवामिल होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा बढ़ते हैं। एक माइग्रेशन का इशू भी है, शहरों की तरफ जो मुसलसल लोग आ रहे हैं नौकरियों की तलाश में या बसने के लिए इंटीरियर से, तो आबादी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है। जब वो आएंगे तो कहाँ रहेंगे, उन्हें कहाँ रोज़गार मिलेगा? यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनको पहले उनको ही रोज़गार मुहैया नहीं है, तो नए आने वाले जो लोग हैं, माइग्रेंट्स हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए, हर जुर्म के पीछे जो है वो सबसे जैसे कह सकते हैं बड़ा महरिक जो है वो गुर्बत होती है। ठीक है, पाकिस्तान में भी जुर्म के पसे पर्दा सबसे बड़ा महरिक गुर्बत और बेरोजगारी है। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में गरीबों की तादाद में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हो रहा है, इसी के साथ जुर्म में भी इजाफा हो रहा है। कोई पॉलिसी नहीं है, किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं है, एक लावारसी की सिचुएशन है। किसी बात नहीं कि आप कुछ भी कर लें, लेकिन आप गुर्बत पर कंट्रोल जब तक नहीं पाएंगे, जब तक आप जराइम पर काबू नहीं कर सकते। आपने बात की माइग्रेशन की, जहां रिसोर्सेज होते हैं ऑटोमेटिकली माइग्रेशन उसी तरफ होती है। सिर्फ इंटीरियर की बात नहीं करें, पूरे पाकिस्तान जो है उसकी निगाह जो है वो कराची की तरफ वो देखते हैं, रोजगार के हवाले से, रिसोर्सेज के हवाले से। जाहिर बात है कि ये नेचुरल चीज है, लोग आएंगे, हम पाबंदी नहीं लगा सकते माइग्रेशन पे। हाँ, लेकिन वो किस तरह की माइग्रेशन हो रही है, क्या वो स्किल्ड वर्कर हैं, क्या वो अपना रोजगार कमाने के काबिल हैं? पाकिस्तान में कितनी इंडस्ट्रीज हैं, हम देखें कि यहाँ पे ना इंडस्ट्रीज हैं, ना यहाँ पे कोई जो है वो पॉजिटिव बिजनेस आपको क्या नजर आता है? नहीं, जो बिजनेस हो भी रहा था, अभी मैं चाह रही थी कि मैं लूँ FPCCI से, लेकिन उन्होंने कहा तरावियों का वक्त हो गया, उन्होंने माजरत कर ली। वो यही बता रहे थे कि बहुत हमारे जो वर्कर्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ में या फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो 8-9 बजे के बाद घर जाने से डरते हैं, तो लेट आवर्स की शिफ्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें स्ट्रीट क्राइम का डर होता है कि भाई कोई भी आता है वो मोबाइल छीन के ले जाता है, पर्स छीन के ले जाता है, बाइक छीन के ले जाता है। एक बड़ा नुकसान जो है वो कारोबारी तबके को भी हो रहा है इसके अंदर। जी बिल्कुल, देखिए जितनी जो है वॉल्यूशन होती है, लॉलेसनेस होती है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो इंडस्ट्री पे होता है और सनतकारों पर होता है। सबसे ज्यादा मुतासर जो है वो सनती तबका ही होता है। लेकिन बदकिस्मती से सब पाकिस्तान में जो है वो आपको कोई सनतकारी जो है वो ऐसे नजर आ नहीं रही। ठीक है, गुर्बत है, गुर्बत है, गुर्बत है। अब ये जो मैं इनको जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स है, इनको अनस्किल्ड वर्कर के तौर पर अगर मैं लूं, इनके पास जो है वो एक वेपन, बाज़ औक़ात तो वो टॉय गन ही होती है, लेकिन उसके जरिए बड़ी आसानी से, यदि खौफ और हिरास के जरिए वो बड़ी आसानी से जो है इजी मनी हासिल कर लेते हैं। और जब कानून भी कमजोर है, कोई रोकथाम का सिलसिला नहीं है, तो ये बड़ा एक अच्छा कामयाब कारोबार की एक सनत की शक्ल इख्तियार कर गया है। मुझे मतलब मुझे कह सकते हूँ, मैं खौफजदा हूँ ये कहने में कि कहीं हमारा मुल्क जो है वो मैक्सिको और मुख्तलिफ ऐसी कंट्रीज जहाँ पे माफियाज काम करती हैं, बड़ी जो एस्टेब्लिश हैं, कहीं उसमें कन्वर्ट ना हो जाए कि वहां पर जो है वो इसी किस्म के गैंग जो है वो काम करने लगे। तो ये इस जो दीमक की तरह जो हमारे माशरे को बहुत सारी चीजें चाट रही हैं, उसकी सबसे बड़ी जो है वो क्राइम है कि आपको निकलते हुए खौफ आता है कि आपको कहाँ, किस मोड़ पर, किस सिग्नल पर, किस गली में जो है
वो रोक के इसका का निशाना आप बन जाएं और किसी की जो है वो अंधी गोली का निशाना भी आप बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अहमद चुनार साहब, मुझे बताइएगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जो माइग्रेशन है अगर हम इसको कंट्रोल करें, एक और सजेशन भी थी, हमने पहले भी प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि माइग्रेशन के लिए अगर आप कराची को तो एक्सटेंड एक हद तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो आप उसके बजाय जो है उसके साथ एक ट्विन सिटी क्यों नहीं बनाते? आप एक ट्विन सिटी बनाएं, वहाँ पर जो है लोगों को बसाना शुरू करें, यहाँ से भी जो है लोग कम होंगे, वहाँ रोज़गार मिलेगा, काफ़ी हद तक माशी जो ये परेशानियाँ हैं जो पाकिस्तान झेल रहा है और शहर झेल रहे हैं ख़ासतौर पर, ये कम होंगे। देखिए, बात यह है कि हम कभी ये नहीं कहेंगे कि जी हमारी जो है वो शहर को जो है वो 2 हिस्सों में बांटा जाए या 4 हिस्सों में बांटा जाए। इसकी बहुत सारी सियासी वजूहत भी हैं। नहीं अहमद साहब, मैं ये कह रही हूँ नया शहर बसाया जाए, कराची को नहीं बांटा जाए। बात उसी की है। बैरियर टाउन भी तो एक नया शहर है ना, और जहाँ शहर का महवर जो है वो एक जगह पर हो, सारी फैसिलिटीज या सारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सरकारी वो एक ही जगह पर हों, सारे बैंक एक जगह पर हों, सब कुछ हो, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप उस मरकज से जो है उन लोगों को दूर रखें। हमारे यहाँ बैरियर टाउन कराची का प्रोजेक्ट जो शहर से दूर है, एक नया शहर है, और मैं तो समझता हूँ कि उसको सतूल और अगर देखें तो शायद कराची को भी वो बीट कर जाए, लेकिन वहाँ भी एक नया शहर आबाद होने की सूरत नहीं आ रही। BHA फेज 9 जो है वो भी एक नए शहर की आबादी की सूरत अख्तियार कर सकता है, लेकिन वहाँ भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। बात यह है कि कराची जो है वो बजाय इसके कि हॉरिजॉन्टली फैले, वो वर्टिकल ज़्यादा फैल रहा है, और वर्टिकली कराची में हाई राइज का एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ट्रेंड है। तो जहाँ ये ट्रेंड हो वहाँ पर फिर शहर का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम है वो भी उसी तरह जो है वो होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली हम कर नहीं पाए, और हम इसी उसमें रह गए हैं कि जी कराची शहर पर कब्जा किसका है, कराची शहर का हाकिम कौन है, और हम कराची शहर के लिए बुनियादी तौर पर कोई काम नहीं कर सके। तो आज इस बात को सीरियसली बैठ कर सोचने की ज़रूरत है कि कराची शहर को कैसे एक्सपेंड करना है, कैसे कैसे आबादियाँ फैलानी है, कहाँ कहाँ जो है वो कराची को जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ठीक करना है, और फिर मिलकर एक लाएमल बनाना है। तो ये लाएमल जब ही बन सकता है जब पॉलिटिकल हार्मनी भी हो और एक विल हो शहर को ठीक करने की। जी बिल्कुल ठीक है अहमद साहब, मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया, लेकिन मैं एक और बात ये सोच रही थी कि अगर हम मतलब हमने इतने सारे साल हो गए, 20 साल लगा लें या 25 साल लगा लें, मैं भी अभी जब अब इन दिनों में जब हम बाहर निकलते तो हमें खौफ होता है, जैसे डॉक्टर नाइमा कह रही थी कि आप कराची के किसी भी सड़क पे चले जाएं, किसी भी शॉपिंग मॉल के पास से, अब थोड़ी रश वाली जगह से भी गुजर जाएं, सुनसान जगह से तो जाते हुए वैसे ही डर लगता है आपको, लेकिन आपको ये होता है कि बाइक से करीब से बंदा भी गुजर गया ना, आपका सांस बंद हो जाता है 2 मिनट के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि अगले के बंदे के हाथ में गन है कि नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ एक और ये है कि जिस बात पे मैंने माइग्रेशन की बात की थी कि अगर हमारी डेवलपमेंट जो है वो या तो हम माइग्रेशन होने से रोकें क्योंकि हम वैसे ही सैचुरेटेड हो चुके हैं, दूसरा ये सिर्फ कराची का मसला नहीं रहा। आज प्रोग्राम करने का मकसद ये कि लाहौर में भी बढ़ता जा रहा है, पेशावर में भी बढ़ते जा रहे हैं स्ट्रीट क्राइम्स। इसका मतलब है सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक फॉल्ट आ गया है, कोई एक लूप होल है जो आ गया जिसकी वजह से तमाम शहर अब मुतासर होना शुरू हो गए। देखिए, हम इसको जैसा लोग सोचते हैं वैसा नहीं है, खुदा ना खास्ता। मैं बड़ा इस बात का वो हूँ कि शहर में माइग्रेशन होने या ना होने पे कोई पाबंदी कहीं भी नहीं होनी चाहिए। ये तो जहाँ बेहतर रोजगार के मौके मिलेंगे वहीं पर जो है वो सोसाइटी मूव करती है हमेशा, और जिस तरफ जो है वो ये बेहतर समझते हैं कि यहाँ अच्छे स्कूल हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ लोग वहाँ पर मूव होने की बात करते हैं। तो ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि जिसमें हमने आबादी को जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में जो तकसीम करने की बात की है, उसको फिर काबिल अमल भी बनाना है कि उसी किस्म की फैसिलिटी जो है वो हर जगह मौजूद होनी चाहिए। जो दुनिया भर में जहाँ शहर बसते हैं वहाँ पहले इस बात की प्लानिंग की जाती है कि वहाँ स्कूल पहले बनेंगे, हॉस्पिटल्स के पहले बनेंगे, वहाँ दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनेगा, और उसके बाद जो है वहाँ पर शहर बसना शुरू होते हैं। हमारे पास ये उल्टा हिसाब किताब है कि पहले हम शहर बसाते हैं, इसके बाद फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी देते हैं। तो इस उसमें जो है वो लोग उस बात का इंतजार करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा आएगा तो हम यहाँ मूव होंगे। तो बस मैं ये समझता हूँ कि इसको जो है वो पहले से प्लानिंग करने की ज़रूरत है। मास्टर प्लान पर पहले अमल करें जहाँ शहर की बेसिक जरूरियात हों, और उसके बाद फिर दूसरी सहूलियात के ऊपर जाएँ।
जी ठीक है। डॉक्टर नाइमा, आप मुझे ये बताइएगा कि अगर हम थोड़ा सा बात कर लें ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं इनकी साइकी पर, कि जो बहुत सारे हमने देखे जो पकड़े जाते हैं वो बहुत कम उम्र लोग होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, मतलब वो 30+ आपको रेंज के बहुत कम मिलेंगे। आपको मिलेंगे 17-18 साल से लेके 20-25 साल तक के नौजवान। फिर अगर उनमें देखा जाए तो कुछ लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़्यादातर जो क्रिमिनल से जो गुफ्तगू की जाती है वो बताते हैं कि जी नौकरी नहीं थी, महंगाई है तो घर में मतलब डाके नहीं डालेंगे तो और क्या करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है डाके डालने वाला, ये जो पीयर प्रेशर है, ये कितना इम्पेक्ट कर रहा है हमारी सोसाइटी को? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, एक तो वो इसमें यूथ ज्यादा है, ठीक है, और वो अनस्किल्ड यूथ है, उनके पास कोई हुनर नहीं है। जो आपने अभी कुछ देर पहले बात की माइग्रेशन की, तो ये जो माइग्रेशन भी होती है विद इन द कंट्री, ये वो होते हैं अफराद जो कि अनस्किल्ड होते हैं, यानी जैसे हारी किसान हो गए या वहाँ पे सही से उनको काम नहीं मिल पाया तो उन्होंने शहरों का रुख कर लिया अपना पेट भरने के लिए। उनके पास ये वाहिद फौरी जरिया रोजगार होता है। फिर वो जिन इलाकों में आके रुकते हैं, बाकायदा जो स्लम एरियाज हैं, वो एक तरह से हमारे यहाँ हम देखते हैं कि जराइम की नर्सरीज हैं, वहां पर उनका ऐसे लोगों के साथ राब्ता होता है, और अगर वो किसी तौर पकड़े जाएं तो वो जेल में जाकर वो मजीद उनके गैंग जो है वो बन जाते हैं। तो ये उनके पास इजी मनी हासिल करने का सबसे से कह सकते हैं कि एक मेन सोर्स है। अब तक जितने भी क्रिमिनल्स जो हैं वो आए हैं, पकड़े गए या मुकाबले में मारे गए हैं, आप उनमें मेजॉरिटी आप देखें 99% देखें कि एक तो वो इलिटरेट थे, लिटरेट बहुत कम होते हैं, इलिटरेट ज्यादा होते हैं। सारी बात है कि जान जोखिम का खेल है, ये कोई इतना आसान नहीं है। हम इसे समझे कि कोई जाते वो यकीनी तौर पर जो है वो कुछ हासिल करने के लिए जाते हैं, अदरवाइज जो है वो इतने वॉयलेंट होते हैं कि वो किसी की जान लेने में जरा देर लगाते भी नहीं है। तो इसमें ज्यादातर नशे के आदी अफराद भी होते हैं जो किसी न किसी नशे के जेरे असर होते हैं, क्योंकि उससे खास किस्म की उनके अंदर एक बेवनेस आ जाती है, उनकी झिझक खत्म हो जाती है, उस नशे को पूरा करने के लिए वो हर तरह से कोशिश करते हैं। और इसमें ज्यादातर जो है वो गरीब तबका ही जो है वो आपको नजर आएगा। कोई भी इतना रिस्की और इतना जिसे कह सकते हैं कि इस तरह का काम जो है वो थ्रिल वाला जो है वो कोई भी समझदार या कोई भी रिसोर्सफुल बंदा करेगा नहीं। कम से कम ये वाली क्राइम जो है वो बिल्कुल आप ठीक करें, लेकिन अक्सर मैंने देखा है नौजवान जहाँ बैठे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में भी, या अगर मुलाकात होती है बहुत सारी जगहों पे, हम सोशल सर्कल में घूमते हैं, तो अक्सर लोग जिनकी पेस नहीं आ रही होती है वो ये कह रहे होते हैं यार इससे अच्छा हम बैंक में एक डकैती मार लेते हैं तो कम से कम हमारा गुजारा हो जाएगा बड़ा अच्छा ईद पे। अभी ये मैंने रीसेंट कमेंट सुना था कल, तो मैं यही बात सोच रही थी। ये मायूसी है जी, ये एक अलग एक टाइप है, ये एक मायूसी है। ये आपको किसी न किसी तौर के वाइट कॉलर क्राइम की तरफ भी ले जा सकती है। जो पढ़े लिखे लोग वो थोड़ा सा मुख्तलिफ जो है वो कदम उठाते हैं, लेकिन ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो है इसमें 99% इलिटरेट है, अनस्किल्ड है, और ये वो महरूम तबका है कि जो हर तरफ से मायूस है। हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी का तो कोई निजाम ही नहीं है। ये रियासत जो है वो खबरगिरी करे कि कौन बेरोजगार है, कौन भूखा है, कौन बीमार है, तो उसके बाद हम देखें हम क्या शिकवा करें, क्या उनकी कौन एंटरटेन कर रहा है, करने के लिए बैठा हुआ है इतनी बड़ी तादाद में। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाइमा सईद प्रोग्राम में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। अहमद चिनाई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं एक ब्रेक लूँगी और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे अहमद चिनाई साहब से और डॉक्टर नाइमा सईद से। अभी मुझे गेस्ट पैनल में ज्वाइन किया है एसएसपी ताहिर नूरानी ने और डॉक्टर मिद्रा ने, माहिर नफ्सियात। इन दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। एसएसपी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी ताहिर साहब कि कराची में जो एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी रमज़ान आते हैं ख़ास तौर पर स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, या जब इवेंट्स होते हैं वो बहुत बढ़ने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हमारे पास जितने पुलिस अफसरान मौजूद हैं, जो पुलिस फोर्स मौजूद है, इसमें से 35,000 की तकरीबन डाटा बताया जाता है फिगर, और 7 से 8,000 को कहा जाता है कि वीआईपी मूवमेंट में तो हमें 25 से 26,000 जो है वो पुलिस वाले मिलते हैं। अब 3 करोड़ की आबादी में 25,000 पुलिस वालों का किस तरीके से कानून नाफिज होगा, किस तरीके से स्ट्रीट क्राइम जो है वो रुकेंगे। और एक और चीज़ मैं इससे कनेक्टिंग ये करना चाहूँगी, जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट बन रहा था वो कहाँ तक पहुँचा है? जी बहुत शुक्रिया आपका जनाब। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, क्योंकि मैं कुछ कराची हाइट्स हूँ, मैंने कराची में ही आँख खोली है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी सर्विस भी वहाँ ज़्यादा रही है, इस वक्त तो मैं हैदराबाद में हूँ। मगर मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि कराची में जिस तरह आपने रमज़ान के हवाले से बात की क्राइम की, तो डेफिनेटली क्राइम बढ़ जाता है। इसमें वजह जाहिर बात है कि लोगों की
रमजान मुबारक के अंदर आमदोरफ्त ज्यादा हो जाती है, खरीदारी ज्यादा हो जाती है, और जिस तरीके से हम लोग रमजान को सेलिब्रेट करते हैं माशाल्लाह अपने इफ्तार वगैरह में, तो डेफिनेटली क्राइम बढ़ता जरूर है। मगर ऐसा नहीं है कि ये क्राइम कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल भी हो सकता है। अभी आपने खुद ये फिगर जो बताए हैं, उस फिगर के हिसाब से 3-3.5 करोड़ की जो आबादी आपने बताई है बहुत कम है, जो हम पुलिस जो सर्व कर रहे हैं थानों में। तो हर गली हर कूचे में तो डेफिनेटली पुलिस मतलब 3 करोड़ आबादी में आपको जो पुलिस वाले मिल रहे हैं वो 35,000 हैं कराची में, जो कि 7-8 हज़ार वीआईपी मूवमेंट में, तो हमारे पास बचते भी से 26,000 तकरीबन। तो 26,000 के लिहाज से यानी 1,000 आबादी पर एक पुलिस वाला है। देखें, ये बिल्कुल एक ही आपने जो स्टैटिस्टिक्स निकाले हैं वो बिल्कुल सही निकाले होंगे, मगर इसमें जरूरत है कि नफरी बढ़ाई जाए। यकीनन इसकी वजह है कि आबादी भी बढ़ रही है और कुछ नए इलाके भी डेवलप हो रहे हैं और क्राइम भी इसी हिसाब से बढ़ रहा है गली कूचों में। तो ये जो जिस वाक़ई का पर्टिकुलर जिक्र कर रहे हैं, ये यकीनन उस टाइम पे हुआ जब इफ्तार का टाइम था या उसके फौरन बाद हुआ है, और इस तरह के बेहनता वाक़या हुए हैं कराची में माजी में भी। मगर ऐसा नहीं कि कंट्रोल नहीं किया गया, बर वक्त तौर पर अगर नहीं किया गया तो बाद में बहसकनी की गई है इनके खिलाफ। एक इंटेलिजेंस बेस पे भी ये चीज होनी चाहिए जरूर, और एक्टिव थोड़ा सा पुलिस को होना चाहिए। यहाँ पे मैं जरूर आपकी इस बात की तारीफ करूंगा कि पुलिस को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी इंटेलिजेंस बेस बनानी है, कुछ अपनी गाइड्स और कुछ मालूमात और कुछ इस तरीके से क्रिमिनल लोगों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाके ये चीज रुकेगी। मगर ये फ्लो जरूर आता है, ये ना सिर्फ कराची में आता है, हर मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर ये चीजें जरूर आती हैं और इसको कंट्रोल करना चाहिए। जानी नुकसान जो है वो उसका कोई नैमुल बदल नहीं है, उसका कोई सदवाब जरूर होना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको बताऊं। जी जनाब। अच्छा नर साहब, मुझे एक और बात भी तारिक साहब आपसे ये पूछनी है कि बहुत सारे तो ये तो हम वो फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं ना, वो कंप्लेन जो रजिस्टर हो रहे हैं। अनरजिस्टर्ड कंप्लेंट्स बहुत सारी होती हैं, वो तो शामिल भी नहीं होती डाटा में। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, क्या ये जो बार बार इल्ज़ाम लगता है पुलिस पे कि जी रिश्वत लेके छोड़ देते हैं या पैसे लेके छोड़ देते हैं, इस तरह से स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो उनको ये रास्ता पता है और वो शायद यही रास्ता इस्तेमाल कर रहे हों, तो इस बात में कितनी सदाकत है? और फिर दूसरी इन्वेस्टिगेशन की जो है वो इतनी अच्छी नहीं है प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ। देखिए, ये 2-3 सवाल आपने पूछे हैं जो मेरे लेवल पे तो शायद मैं आपको जवाब ना दे सकूं। जाहिर बात है कि ये सिर्फ ये क्वेश्चन मार्क्स हैं मेरी नज़र में। मैं सिर्फ इतना आपको बता सकता हूं कि ये जो आपने एक मल्टीपल एक इशू है पूरी दुनिया का कि पैसा लेके पुलिस छोड़ देती है और पुलिस, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी बहुत सख्त है। अगर आप ये देखें तो अकाउंटेबिलिटी अब इस दौर में इसलिए ज्यादा सख्त हो गई है कि हर बंदे के पास मोबाइल कैमरा है, वीडियो है और हर चीज रिकॉर्ड की चली जाती है। अगर पुलिस ये काम करती है, रेड हैंडेड लोगों को पकड़ती है और छोड़ देती है, तो उसमें आपको ये फिगर जरूर मिलेंगे कि बी कंपनी जो बनाई गई थी, हमारे आईजी साहब ने बनाई थी, तो उसमें इस तरह के बहुत सारे पुलिस अफसरान मौजूद हैं जो करप्शन में मुलविस थे या क्रिमिनल के साथ मुलविस थे, तो आज तक उनको सजाएं मिली है, नौकरी से भी बर्खास्त हो गए और ये सिलसिला अभी तक जारी है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल बना हुआ है, सीएम कंप्लेंट सेल बना हुआ है और सबके पास व्हाट्सएप नंबर है सारी पब्लिक के पास कि एक शिकायत पे जो है ये अमल शुरू हो जाता है और एक इंक्वायरी के बाद इनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। जारी बात है डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा, मेजर पनिशमेंट में नौकरी से बर्खास्त किया जाता है, यहाँ तक कि एफआईआर भी कटी है। तो वो नहीं तो लेकिन ब्राइबरी के अलावा ये इशू भी तो है कि जो यहाँ के पुलिस अफसरान हैं सिंध के कंपैरेटिवली टू केपी और पंजाब के, उनकी तनख्वाहें बहुत कम है। हाँ, ये देखें, ये पॉलिटिकली इशू कह सकते हैं इस बात को। ऐसा नहीं है, तनख्वाहें हमारी सिंध की भी बहुत अच्छी हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी एक सिपाही अपॉइंट हो रहा है तो 30 से 40 हजार उसके अपॉइंटमेंट पे उसको तनख्वाह मिलती है, जबकि आज से 20 साल पहले 1600-1500 की तनख्वाह होती थी। और आज भी जो सीनियर सिपाही है उसकी तनख्वाह 50 से 60 हजार है और इसी तरतीब से ऊपर के रैंक के लोगों की तनख्वाहें भी हैंडसम तनख्वाहें हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि तनख्वाहें बिल्कुल इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन मुनासिब है और घर भी चल रहा है लोगों के। ऐसा कतई नहीं है कि हम इस तनख्वाह का रोना रोते रहें, लेकिन ये बुरी और अच्छी खसलत हर इंसान में होती है, हर डिपार्टमेंट में अच्छे बुरे लोग होते हैं। अगर पुलिस को हम ज्यादा फोकस करते हैं कि ये रिश्वत लेती है या नाजायज फायदा ले रही है अपने इख्तियारात का, तो उसकी वजह ये है कि सिर्फ फोकस उसको ही ज्यादा किया जाता है। अदरवाइज तमाम इदारों में ये तमाम काली भेड़ें मौजूद होती है, लेकिन हमारे यहाँ ज्यादा इसलिए होती हैं। नहीं तारिक साहब, मैं डायरेक्टली पुलिस फोर्स को इसलिए नहीं कह रही कि तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो होती हैं वो काम कर रही होती हैं किसी ना किसी ऑपरेशन के थ्रू, और हम तो पुलिस को बहुत रिगार्ड करते हैं, बल्कि उनकी कुर्बानियाँ, उनकी शहादतों को बहुत ज़्यादा जो है वो रिगार्ड करते हैं, क्योंकि सबसे पहली लॉ इन्फोर्समेंट होती है जो सिविलियन की मदद के लिए आती है, उसके बाद कोई और आता है। मैं डॉक्टर मित्रा से जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू जानूँगी। डॉक्टर मित्रा, मुझे ये बताइएगा कि हमने ये देखा है कि बहुत सारे जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, जो लड़के पकड़े जाते हैं, या उनकी एज ग्रुप जो है ना वो बहुत कम होती है। वो आपको बहुत मेच्योर नहीं मिलेंगे, 40-50 साल के नहीं मिलेंगे, वो आपको बड़े यंगस्टर्स मिलेंगे, टीनेज होंगे, 20s में होंगे अपने। उसका रीज़न क्या हो सकता है?
देखें, ये एक ऐसा मौजू है जिसपे अगर हम 1 घंटा भी बात करें तो शायद वो कम होगा। इसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला फैक्टर मेरी नज़र में है, मेरे ख्याल में वो एक पर्सनालिटी डिफरेंसेस हैं कि हर दूसरा शख्स इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। चंद किस्म के लोग क्यों इन्वॉल्व हैं, तो उनके पर्सनालिटी डिफरेंसेस क्या हैं, वो किस वजह से ऐसे बने, उनके अंदर एग्रेशन या हॉस्टिलिटी, जो भी ये नेगेटिव इश्यूज हैं, जो सेल्फिशनेस आ रही है उनके अंदर, वो किस वजह से डेवलप हो रही है, खासतौर पर हमारी यूथ में। ठीक है, हमारी परवरिश में या जो हमारे जो बच्चों के पेरेंट्स हैं या उनके जो एजुकेशनल सिस्टम है, उनसे उनको क्या ऐसी नेगेटिव चीज़ें मिल रही हैं जिससे उनकी पर्सनालिटी इस तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसमें एक तो इनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं कि इसमें हमें जानने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि जो रोल ऑफ सोशल मीडिया आजकल है, बिल्कुल वो बहुत मैटर करता है आजकल। इसके भी दो पहलू हैं। जैसे एक तो आप ये देखें कि आजकल जो रील्स सोशल मीडिया पे नजर आती हैं, उसमें मुख्तलिफ तरह के स्टंट्स दिखाए जाते हैं, मारना पीटना, ये सब चीज़ें बहुत आम है जो उसमें दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको देखना, सीखना और फिर उसको अप्लाई करना, यानी वो जो है एक नॉर्मल सी चीज़ बन गई है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं लगती उनको कि ये गलत है या हमें नहीं करना चाहिए। तो वो चीज़ें वो सीख के वो अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, और सेकेंडली ये कि एक ग्लैमर जो दिखाया जा रहा है, जो एक शॉर्टकट तरीका दिखाया जा रहा है पैसे कमाने का, कि आप है वो सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमा सकते हैं, टिकटॉकर बन के या जो भी एक यूट्यूब के जरिए आप पैसा कमा सकते हैं। तो अब जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से नेगेटिव चीज़ें अपना रहे हैं फिर। ठीक है, तो इसमें भी हमें देखना होगा कि क्या रीज़न है, क्यों, अगर एक सर्टेन पॉपुलेशन है जो इस तरफ जा रही है तो उनके क्या पर्टिकुलर रीजंस हैं। यानी कि सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं कि वो क्लास जो बिल्कुल पॉवर्टी लेवल से लाइन नीचे जा रही है, वो वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं। मेजॉरिटी ये वही है। क्यों? क्योंकि ना उनके पास एजुकेशन है, ना उनके पास शऊर है, ना उनके पेरेंट्स उनको वो शऊर दे पा रहे हैं। वो किस तरह की कंपनी में है, किन लोगों के साथ, किन बच्चों बड़ों के साथ वक्त गुजार रहे हैं, ये वो नहीं जान पा रहे हैं। वो अपने एक जो है वो इकोनॉमिक इश्यूज में घिरे हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, इसके अलावा जो आपको पता है कि सोशल मीडिया आजकल हर एक के पास है, मोबाइल हर बच्चे के पास है, तो उससे जो नेगेटिव चीज़ें हम सीख रहे हैं, हमारी सोसाइटी सीख रही है, वो भी हमारे बिहेवियर में नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अच्छा मैं जानना चाहूँगी एसएसपी ताहिर नूरानी साहब से। ताहिर नूरानी साहब, बड़ा जल्दी से हमें पता चला था, प्रेजेंटेशन हुई, बड़ी जल्दी से प्लान बना सेफ सिटी प्रोजेक्ट कराची का, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई उसकी। देखिए, इसके बारे में मुझे मजीद तो डिटेल नहीं पता, लेकिन ये पता है कि पाइपलाइन में है और इंशाल्लाह करीब होने वाली है। हमारे यही मौजूदा आईजी साहब जब साबका आईजी थे आज से कुछ 6, 7, 8, 10 महीने पहले, तो उन्होंने इसकी बुनियाद रखी हुई और 90% ऑलमोस्ट ये काम पूरा हो चुका है। और अनकरीब यकीनन ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो लाहौर में और पंजाब में कामयाब हुआ है, इंशाल्लाह यहाँ पे भी अनकरीब ये लॉन्च होने वाला है। और ये जल्दी होने वाला है या देर होने वाला है, ये डेफिनेटली कुछ इशूज होंगे कि उसकी वजह क्या, लेकिन ये पाइपलाइन में चीज है, डिजाइन हो चुकी है, फाइनलाइज हो चुकी है और इससे काफी फर्क पड़ेगा, यकीनन पड़ेगा। और मैं डॉक्टर साहब की बात को यकीनन तायद करूंगा कि जो उन्होंने बात की है कि हमारे यहाँ जो एक बेरा रवैया या एक तरीके से माशरे के अंदर जो सितमदरीफी हुई है और कुछ सोशल मीडिया ने सपोर्ट की है, इसके अलावा भी एक फैक्टर और भी है कि कुछ हमारे यहाँ सजा जजाओं का जो सिलसिला है वो शायद उस तरह नहीं हो रहा जुडिशरी में, कि जब भी पकड़े जाते हैं इनको सजाएं नहीं लग पाती वो वाली और जल्दी ये जेलों से निकल आते हैं। यहाँ पे पुलिस लेकिन बेबस है, जाहिर बात है, चालान करके जब जेल भेज दिया जाता है क्रिमिनल को तो दूसरे तीसरे दिन बेल लेके निकला हुआ था। लेकिन इस पे भी हमारी फोकस है, ऐसा नहीं है। मगर एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया कि रमजान के महीने में कराची में जो क्राइम की सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि बाहर से काफी लोग आते हैं। यानी बाहर से मुराद मेरी ये है कि एक बड़ा शहर है, इसमें जिस तरह अगर गदागरों की मैं बात करूं तो वो बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, बसें भर भर के आए हैं यहाँ पे। देखिए ना, ये भी एक क्रिमिनल एक्टिविटी है कि लोग बाहर से आके रूट चेंज करके और लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे ले रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं मुख्तलिफ चौराहों पे। तो यहाँ पे देखें ना, इसमें फिर बहुत सारे इदारे हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, इसमें बहुत सारे NGOs हैं जो इन चीजों को मेंटेन करें कि ऐसे गदाकारों के लिए कुछ इस तरह के हैबिटेशन बनना होने चाहिए इदारे जहाँ पे इनको रखा जाए, इनकी जो जेन्युइन है या नहीं है।
बाकी पुलिस के पास देखिए बहुत सारे कम इख्तियारात हैं। गदागर को हम उठा के ज्यादा से ज्यादा ईडी सेंटर या इस तरह के इदारों में भेजते हैं, मगर वो वहां से कहीं निकल जाते हैं। बिल्कुल। तो आपने जैसे डिले जस्टिस का बोला कि जब इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं पाती क्योंकि एविडेंस नहीं मिलती है, बहुत जल्दी वो रिहा हो जाते हैं फौरन ही जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं जो है वो यहाँ पूछना चाहूँगी आपसे कि डिले जस्टिस की तो बात हो गई है, लेकिन क्या हमने ये आइडेंटिफाई किया है, जैसे आप रिहैब का बात कर रहे थे कि पूरी दुनिया में अब जितने भी जेल्स हैं या जो जितने प्रिजन होते हैं उनको अब रिहैब सेंटर कहते हैं, क्या ये लोगों को, इन लोगों को जो स्ट्रीट क्राइम में मुलविस है, इनको हम वहाँ रिहैब सेंटर नहीं भेज सकते रेदर देन जेल में भेज के और पक्का आदि मुजरिम बनाए हमें? ये यकीनन पॉलिसीज में कुछ चेंजिंग करनी होगी और यकीनन ये जो बैठेंगे यहाँ पे, हम जिसको कहते हैं कि जी जो पॉलिसी मैटर्स होते हैं वो बनाएं, इस चीज को समझें ग्राउंड रियलिटीज के हवाले से। देखिए हमने तो कानून पे अमल करना होता है, जो कानून की किताब में जो चीज लिखी है, और जो क्रिमिनल है जो डेफिनेटली लोगों की जान माल इज्जत से खेल रहा है तो उसके लिए तो जेल ही मुनासिब इदारा है ताकि उसको वहाँ सजा मिले। अब जेलों का क्या माहौल है, जेलों की क्या पॉलिसीज होती है, ये भी आप एक देख लें। और उसके बाद जब वहां से निकलते हैं तो क्या वो इंसान बन के निकलते हैं अच्छे या बुरे बन के निकलते हैं, ये भी चीजें सामने मौजूद तलब है। बहरहाल स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना डायरेक्ट पुलिस का काम है, स्ट्रीट क्राइम को रोकना, उनकी बेखैनी करना। नासूम जाने इस तरह चली जाती हैं जिसका बहुत बड़ा सदमा होता है, माशरे पे असर भी होता है, और इस मामले में मजीद हमें बेहतरी करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। टेक्निकली बुनियादों पर भी हमें पकड़ना पड़ेगा इनको, कुछ फाल होना पड़ेगा, कुछ एक्टिव होना पड़ेगा, और कुछ इस तरह के भी कुछ हमें अफसरान और कुछ इस तरह के एहलकार चाहिए होंगे जो यकीनन इन मामलात के अंदर जो है ईमानदारी और जफाकशी से काम करें। और ये चीज खत्म हो सकती है, ये ऐसा नहीं है कि ना हो सके, इसको फोकस किया जा सकता है। और इसमें जो पुलिसिंग होती है जिसमें हम लोकल लोगों के साथ लेके चलते हैं, तो उनके साथ अगर हम चलें तो ये एक मजीद इसमें बेहतरी आ सकती है। यानी कम्युनिटी पुलिसिंग की बात करें, कम्युनिटी पुलिसिंग की मैं बात करने जा रहा हूँ कि इसमें भी अगर इस तरफ हम पहल करें और कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से अगर थाना वाइज कुछ इस तरह की चीजें बनाई जाए, जैसे पहले किसी दौर में चौकीदारा सिस्टम होता था कि रात को लोग अपनी चौकीदारियां करते थे मोहल्ले पड़ोस में, या इस तरीके से कुछ गार्ड इस तरीके से कुछ इस तरह का बनाया जाए तो उसमें भी काफी फर्क पड़ सकता है। मतलब अपनी मदद आप तक के तहत की बात नहीं, मिल के काम किया जाए तो उससे फर्क पड़ता है, उसको कम्युनिटी पुलिसिंग कहते हैं। और जहाँ जहाँ ये चल रही है वहाँ देखें बड़ी कामयाब है, बहुत कामयाबी से चलती है कम्युनिटी पुलिसिंग। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मित्रा, आपका आखिरी कमेंट चाहिए होगा, क्या कहना चाहेंगे आप कि किस तरीके से जो है हम इस मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं? क्योंकि हमने देखा आए दिन जानें ज़ाया हो रही हैं, बिल्कुल देरेख नहीं करते ये लोग गोली मारने में और इनको बिल्कुल एहसास नहीं है, ये बड़ी बेहिसी की चीज़ है। क्या कहना चाहेंगी इस पे लास्ट कमेंट? देखिए ये जो इनकी एज है ना, जो एडोलेसेंट है, जो टीन एज होती है, ये बहुत सेंसिटिव एज होती है। इसमें बच्चों को बहकाना या उनको जाल में फंसाना या किसी बुरे रास्ते की तरफ चलाना बहुत आसान काम होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं अपने से बड़े उम्र के लोगों की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला तो जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें एक तो ये चीज़ ट्रेनिंग होनी चाहिए कि किस तरह से इस उम्र के बच्चों में पॉजिटिविटी लाई जाए। सेकेंडली जो कच्ची आबादियाँ, छोटी आबादियाँ हैं, उनमें भी हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए जिसमें माँ बाप के, वालिदैन के दरमियान और बच्चों में शऊर पैदा हो कि किस तरह बेहतर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, उन्हें ऐसे मौक़े फराहम किए जाएँ कि वो अच्छी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। और इसके अलावा जो अभी बात चल रही थी कि अगर कोई पकड़ा जाता है, ठीक है, तो उसके बाद उसकी काउंसलिंग की जाए, प्रॉपर उसको इस तरह से छोड़ना दिया जाए, तो उसके कुछ सेशंस हो जिसमें उसकी वजह दरियाफ्त की जाए कि अगर उसने ऐसा बिहेवियर रखा या उसने जो भी जुर्म किया वो क्यों किया, उसके पीछे क्या रीज़न था, उसका क्या मकासद थे, और उसके बाद उसकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाए ताकि आइंदा वो ये वाला जुर्म ना करे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा प्रोग्राम में जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए, एसएसपी साहब आपका भी। और प्रोग्राम के आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल इसी तरह है, और हमने देखा कि जब रमज़ान शुरू हो रहे थे तो बसें भर भर के इंटीरियर से दूसरी जगहों से कराची में आ रही थी गदागरों की सूरत में। अब ये जो गदागर हैं इनमें से कितने जो है वो डकैत बनते हैं या ये आके कितने क्राइम में इजाफा करते हैं, ये एक और नया टॉपिक है। बहरहाल इसी के साथ मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।